बजट में हम लोग देखें कि कुल आय कुल व्यय शामिल होता है, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर, राजस्व का मतलब सरकार का, सार्वजनिक आय। ये जो आय हो रही है ये दो तरीके की होती है, एक राजस्व आय और एक पूंजीगत आय। याद करिए, याद दिलाए थे हम। राजस्व आय यानी वे आय, आपके पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, आप उधार भी तो ले रहे हैं, तो जो उधार ले रहे हैं वो अलग बांट दिया जाएगा इसमें, और जो अपने से पैसा आ रहा है जिसको हमें कुछ देना लेना नहीं है वो हमारा पैसा है, वापस नहीं करना है, तो हो गया पूंजीगत आय यानी कैपिटल इनकम। ये देखे थे। अब रेवेन्यू इनकम जो था ये दो भाग में डिवाइड था, और इसी को हम लोग करेंट अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? करेंट अकाउंट, चालू खाता। क्योंकि इसमें जो पैसा आता है सरकार का उसको वापस नहीं करना, किसी की देने की जिम्मेदारी नहीं है, उसको वो अपना रख लिया। तो इसमें आपने देखा था क्या क्या आता है, कर वाले जितने टैक्स हैं, कर योग्य आय, टोटल इनकम, और गैर कर आय यानी कर आय और गैर कर नॉन टैक्स इनकम। अब कर वाला हम लोग देख लिए थे, इसमें एक प्रत्यक्ष कर देखे थे और अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। याद आ रहा है? याद आ रहा है? बात नहीं याद आ रहा है? ये जो डायरेक्ट टैक्स है इसमें, डायरेक्ट टैक्स में कोई भी कर दो तरीके का होगा, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। एक गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट दो है, सेंट्रल और स्टेट, तो राज्य सरकार भी लेती है और केंद्र सरकार। तो प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं और राज्य सरकार के भी। ठीक। अब देखिए जो गैर कर आय है, हाँ हाँ प्रत्यक्ष भी वही था। अब गैर कर आय को हमें पढ़ना है। किसको पढ़ना है? यही इसको पढ़ने की आज पहले, उसके बाद हम लोग पूंजीगत आय पढ़ें। तो आइए हम लोग गैर कर इनकम पढ़ रहे हैं, चले ना। नॉन टैक्स इनकम, गैर कर आय। आइए देखिए, आप सोचिए क्या सरकार टैक्स से ही उसके पास पूरा पैसा आता है? तो आप देखेंगे कि शुल्क भी लेती है, फीस लेती है, जो सुविधा देती है। आप एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, वो भी शुल्क लेती है ना। तो इसका इनकम देखिए, एक शुल्क है यानी फीस, और जुर्माना भी लगाती है बिना हेलमेट के। चलिए मान लीजिए दो हेलमेट लगा दिए तब तो पिछला कट जाएगा, मतलब जो कभी मान लीजिए एक बार बिना हेलमेट के गए 500 मान लीजिए ले लिया, काट दिया चालान 1000, और दोबारा दो हेलमेट लगा के गए, पिछला वाला कहे हमारा वापस कर दीजिए, दो ठो लगा लिए इस बार। ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, तो शुल्क और जुर्माना, ये है, जुर्माना से पैसा आता है, बहुत वसूली करते हैं सर। अभी जो टोटो वोटो चल रही थी, जो क्या बोलते हैं, जो रिक्शा आजकल चल रहा है, ई रिक्शा, ई रिक्शा में बड़ा आजकल चेकिंग चल रही थी, वो सब परिवहन वरिवहन सब बनवाया ही नहीं है ठीक से। सुबह की कोचिंग सुबह चलती है ना, सर बताएंगे कितने बजे चलती है। तो शुल्क और जुर्माना, इसके अलावा लाभ और लाभांश, नाम सुने? आइए इसको सुन लीजिए।
बेनिफिट और डिविडेंड, लाभांश। ये बेनिफिट है और ये डिविडेंड। लाभांश देखिए है क्या, डिविडेंड या डिविडेंड, लाभांश है क्या, लाभ क्या है। सरकार के पास ढेर सारी कंपनियां हैं, आप ही नहीं कंपनी के मालिक हैं। जैसे में देखिए, ध्यान से देखिए, बीएसएनएल है, बीएसएनएल है, ओएनजीसी है, भेल है, गेल, वो क्रिस गेल नहीं, हाँ, ओएनजीसी, भेल, गेल, ये सब जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? फुल फॉर्म इसका एनटीपीसी, वो वाला नहीं, एनटीपीसी जो रेलवे की वैकेंसी आती है, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल, ये दूसरा एनटीपीसी है। फुल फॉर्म याद रखिए, और बहुत जरूरी है, फुल फॉर्म आजकल दे रहा है। तो ये तो भारत संचार निगम लिमिटेड, इंग्लिश वाला हिंदी में नाम है, कोई दिक्कत नहीं। भारत संचार निगम लिमिटेड कब स्थापना हुआ था आप लोग देखिएगा। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल, हाँ, नेचुरल गैस कारपोरेशन, क्या होगा, कारपोरेशन, यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ओएनजीसी, कब स्थापना हुई थी, 1954, 1958। देखिए 1958 तो नहीं है, हाँ। आइए भेल देखिए, ये मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद, इसका ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद। याद रखिएगा, ये सब संस्थाएं जानते रहिए। भेल, भारत, भारत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हैवी इलेक्ट्रिकल मतलब भारी इलेक्ट्रिकल के सामान बनाएगा, भारी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और गेल का क्या हो जाएगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जैसे गैस है, गैल है, ध्यान रखिए, जैसे गैल है ना, वैसे ही सेल भी है, गेल की तरह सेल भी है, हम इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ाएंगे। मतलब इकोनॉमिक्स में भी मिल जाएगा, भूगोल में भी मिल जाएगा, जहां पढ़ेंगे वहां मिल जाएगा, आर्थिक भूगोल में भी मिल जाएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब 74 की बनी हुई संस्था है, 1974 में, बहुत लेट बनी। और सेल की ढेर सारी कंपनियां हैं, जितनी स्टील के प्लांट हैं सब इसी में मिला दिए गए हैं, सरकारी ये देखता है, निरीक्षण करता है, उसी के अधीन। एनटीपीसी क्या है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। ये जो बिजली बन रही है कोयले से, है ना, जो बिजली बन रही है ताप से, ताप विद्युत का है ये। देखिए यहाँ पे है, आपका अनपरा में है, सोनभद्र, कई जगह है एनटीपीसी का बिजली बनता है, तो एनटीपीसी देखता है। तो ये सब क्या है, ये सरकारी कंपनियां हैं, इनसे लाभ होता है। ये लाभ किसमें जोड़ा जाएगा, ये रख लेगा ना सरकार की, किसी को देगा, यानी गैर करार में, टैक्स तो नहीं है, शुल्क ही है। और लाभांश क्या है, तो जो लाभ होता है उसमें कुछ, जितने कर्मचारी हैं अच्छा इनकम होता है, अगर मान लीजिए कंपनी को अच्छा लाभ हुआ है तो कुछ लाभांश वो देता भी, सबको बांटता है, डिविडेंड। मान लेते हैं कि 10% हम बांट देंगे कंपनी के कर्मचारियों को, तो क्या कहलाएगा, लाभांश, तो सबको मिलेगा, है ना। ठीक है, तो ये सब देखिए, ये सब कंपनियां हैं सरकारी, ढेर सारी कंपनियां, हम तो कुछ ही का नाम लिए।
लाभ होता है ना। इसके बाद लाभ लाभांश के बाद आप देखेंगे अनुदान कर। अनुदान कर देखिए, याद रखिए, अनुदान कर कहिए या सिर्फ अनुदान कहिए, एक प्रकार का कर न कह के सिर्फ अनुदान ही कहेंगे। होता क्या है कि कोई भी देश हो, अगर कोई देश किसी को कोई कुछ दे रहा है तो दान नहीं कहलाता, अनुदान। तो हम लोग दान करते हैं, गिफ्ट, अनुदान। जैसे देखिए, भारत ही नेपाल को दे, अमेरिका को दे। भारत को देना चाहिए अमेरिका को हर साल कुछ न कुछ। वैसे भी बहुत गरीब देश है, वहाँ कई बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी। भारत में आज तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। हम लोग कभी गरीब है नहीं। कई बार अकाल पड़ा, लेकिन गरीब, बताइए अकाल में भी गरीब नहीं। कभी हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी, कोरोना में देखिए कोई दिक्कत नहीं, मस्त खा पी रहे थे। तो जबकि अमेरिका देखिए कितना गरीब देश है। अरे भाई, सिलेंडर कम पड़ा, खत्म नहीं न हुआ। तो आप देखेंगे कि अमेरिका जो है वो बहुत गरीब देश है। कई बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, भारत में आज तक नहीं लगी, एक बार भी नहीं लगी। पकड़ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, तो भारत को भी अनुदान मिलता है। कहाँ कहाँ से मिलता है? देखिए, एक है कि विदेशी, यानी विदेश देगा, विदेश में देश, दूसरे देश वाले, वहां की सरकार देगी, अनुदान दे देते कि ले लीजिए। जापान अपन देते रहते हैं, हाँ जापान भी देता है। नहीं, अनुदान क्यों लेगी वापस? अनुदान मतलब एक तरह का दान, मतलब जो गरीब है वही दान लेता है। मतलब पंडित जी गरीब है, बछिया दान लेते हैं। दान की गरीबी से क्या लेना देना? दान तो बालाजी मंदिर लेता है और घुमा के भारत सरकार को कर्जा देता है, तो बालाजी मंदिर गरीब है? दान से अमीरी गरीबी का मतलब नहीं, लेकिन लोग समझ बैठते हैं कि गरीब है तभी, ऐसा नहीं। विदेश, कोई भी देश अगर दे रहा है, या विदेशी संस्थाएं भी देती हैं। हाँ, विदेशी संस्थाओं में कौन कौन आएगा? ढेर सारी। जैसे समझिए, आईएमएफ का नाम सुने हैं? वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना? हाँ हाँ, और हो सकता है वहां का कोई व्यक्ति भी, मान लीजिए एलन मस्क, या हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति है। तो ये सब क्या है? ये अनुदान प्राप्त होते हैं इन सब से भारत को। तो अनुदान भी एक प्रकार का आय है, मिलता है ना। ठीक है, ब्याज प्राप्ति एक होती है। एक ध्यान रखिए, एक ब्याज देना होता है। तो जब ब्याज देंगे तब तो ठीक है, वो व्यय में शामिल होगा, खर्चा चला गया वो व्यय में। अभी तो हम लोग इनकम पढ़ रहे हैं। ब्याज प्राप्ति, प्राप्ति मतलब रिसिप्ट, प्राप्त हुआ। इंटरेस्ट क्या हुआ? रिसिप्ट, प्राप्त हुआ। यानी आपने कभी किसी को उधार दिया है? हाँ, तो भारत ने दिया है, तो जो दिया था इस साल उसका ब्याज मिला है। ध्यान दीजिएगा, आगे हम पढ़ाएंगे, जो ब्याज मिलता है वो राजस्व आय में जोड़ा जाता है, गैर कर वाले में। लेकिन जो उधार मिलता है, कभी हम उधार दिए थे, वो उधार आज वापस मिल गया। बड़ा मुश्किल काम है, जल्दी नहीं मिल पाता है। आप देखिए, पीछे पीछे लगना, देते समय तो बड़ा आराम से दे देंगे, फिर वही पैसा निकालने में बड़ा मुश्किल
तो जो ब्याज प्राप्ति है ये सरकार का गैर कर इनकम में आता है, यानी राजस्व आय में आता है, रेवेन्यू राजस्व आय चालू खाता में। ब्याज मिला, कैसा ब्याज पता है ना, बताए ना, जो इस साल हमने पाया ब्याज, किस पे, कभी उधार दिए थे, हर सरकार उधार दी रहती है, तो ही सरकार दी है, उसका ब्याज मिला। ठीक है, पांचवा देखेंगे इसमें उपकरण की सेवाएं। उपकरण जानते हैं, इधर देखिए, आपको पता है ना क्या, वो पूंजीगत आय में आएगा, आय में ही आएगा, लेकिन पूंजीगत आय, इनकम हुई ना, लेकिन पूंजीगत देखिए दो है ना, राजस्व और पूंजीगत। अभी हम राजस्व में ही चल रहे हैं, पूरा फिर आ जाएंगे, वही पूरी चार्ट बना देंगे। अ, अ, वही आ गया ना, आ गया पैसा, तो वो उधारी वाला पैसा है, तो उधार वापसी हमें मिल गई, तो वो आपका पूंजीगत आय में आएगा। अभी हम सिखाएंगे, अभी वहां पहुंचे नहीं है, अभी पूरा पढ़ा लेंगे तो क्लियर करेंगे। उपकरण की सेवाएं, देखिए सरकार उपकरण भी देती है, इंस्ट्रूमेंट भी देती है, सर्विस, कभी कभी इंस्ट्रूमेंट बेच देती है, जिसको चाहिए ले जाए, परमाणु बम बेच दे रहे हैं लोग। अमेरिका अभी यूक्रेन को ढेर सारा हथियार दिया है कि ले जाइए और खूब दागिए रूस पे, अपना पैसा ले रहा है। लेकिन हर सरकार उपकरण की सेवा भी देती है जरूरत पड़ने पे। भारत देखिए, अभी ये जो सिंगापुर है उसका उपग्रह छोड़ा है, हमारे जो पीएसएलवी और जीएसएलवी है, लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो एसएलवी होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट को प्रक्षेप करने वाला यान है, भेज देगा इसे। तो यहाँ तो हनुमान जी तो हथवश फेंक देते थे, लेकिन अब तो हनुमान जी मिल नहीं रहे हैं, तो ये लॉन्च व्हीकल से ही काम चलाना पड़ रहा है। और अगर पोलर सैटेलाइट भेजना है तो पीएसएलवी हो जाता है, और जियो सिंक्रोनस में भेजना है तो जीएसएलवी हम वहां सिखाएंगे। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी इस पे रख देते हैं और दाग देते हैं, चला जाता है, उड़ उड़ के जाता नहीं है, वहां कक्षा में स्थापित कर देता है। हम आपको बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, जैसे अभी नए नए जैसे ग्रेजुएशन किए रहते हैं, दिमाग में चढ़ा रहता है, रोज रील देख रहे हैं और पत्रिका पे पढ़ रहे हैं कि ये चौथा रैंक, पांचवा रैंक, ये 18वां रैंक, ये पहले प्रयास से दूसरे प्रयास। उसके बाद होता क्या है, जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, अपने घर पे दबाव तो डाले ही कि भाई ऐसे बने, और यहाँ से पूरा पैसा वैसा बटोर के लेके जाते हैं दिल्ली। मान लीजिए हिम्मत बनी तो दिल्ली, हिम्मत थोड़ी कमजोर हुई तो इलाहाबाद तक। वहां जाएंगे तो जैसे ही वहां बैठेंगे ना, वहां लगेगा कि बस यहाँ जैसे ही एडमिशन लिए, आई एकदम वही लॉन्च व्हीकल पे बैठाएंगे, वो कक्षा है आईएएस वाली, यहीं से लॉन्च करेंगे, 1 साल में सेट, और वहीं एकदम फिक्स हो जाए, ऐसा सेटिंग रहता है। लेकिन लेकिन ये उपग्रह जो लॉन्च व्हीकल है, वो खाली सही उतना प्रक्षेपण नहीं कर पाता है, और हम लोग जो सोचते हैं कि इसी साल सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत बड़ा भ्रम। साल भर तो तैयारी 1.5 साल लग जाती है, फिर फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इस साल भरेंगे तो रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो बेचारे का 2-3 साल बाद ही निकलेगा। लेकिन पत्रिका में थोड़ी निकला रहेगा कि इस साल एडमिशन लिया तो 3 साल बाद निकला, इसी पत्रिका में लिखा रहेगा? नहीं लिखा रहेगा। और वो अच्छा, जब पढ़ रहा होता है पहली बार तो गारंटी है कि जीवन में कभी नहीं निकला होगा उसका, पढ़ते समय तो निकल ही नहीं सकता। जब पढ़ के कंप्लीट हो जाएगा तो देगा प्री, फिर मेंस देगा, तब तक तो इतना विद्वान हो जाएगा कि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो एग्जाम देगा और निकलेगा, है ना। तो बहुत बड़ा वहां पे मनोवैज्ञानिक भ्रम रहता है कि हम जैसे ही पहली बार पढ़ते हैं तो लगता है कि पहली बार में ही हो गया, बस पैसा दिया हो गया तुरंत। आइए देखिए,
तो उपकरण की सेवाएं हमारे यहाँ भी लोग देते हैं उपकरण, और इससे सेवा देंगे तो पैसा मिलेगा, दूसरे का उपग्रह छोड़ेंगे तो पैसा मिलेगा। भारत भी पहले ढेर सारा उपग्रह छुड़वाता था। फ्रेंच, आप पढ़ते होंगे, कभी पढ़े होंगे, ये सैटेलाइट फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया, फ्रेंच गुयाना के कौरू प्रक्षेपण केंद्र से, नाम सुने हैं? अरे दक्षिण अमेरिका का नाम देखे हैं, यहाँ फ्रेंच गुयाना है और यहाँ से छोड़ा गया है, रूस के सैटेलाइट से छोड़ा गया है, साउथ अमेरिका है, यहाँ फ्रेंच गुयाना है, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, मार के नाक तोड़ देंगे अब। 3 तो है, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। हम इधर बनवाएंगे, इधर कोलंबिया है और यहीं पे वेनेजुएला है, उसके बाद गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना है। तो यहीं से छुड़वाता था, लेकिन रूस अपना, रूस से हम छुड़वाते थे ना। भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया, भारत से नहीं छोड़ा गया, भारत का पहला उपग्रह भारत से नहीं छोड़ा, रूस से छुड़वाए, यहीं से छुड़वाए। तो रूस, यानी रूस यहाँ से क्यों छोड़ा, वो अपनी जगह है, क्योंकि फ्रेंच गुयाना, देखिए नाम क्या है, यानी यहाँ पे उपनिवेश है किसी का। आइए देखिए, उपकरण की सेवाएं आप समझ जाइए कि जो भी सेवा देगा उसका फीस लेगा। हम लोग जाते हैं, जैसे मान लीजिए सिंपल सा उदाहरण देखिए, सिलाब ढलवाना है तो गए मशीन ले आए किराए पे, तो लेगा ना पैसा, शादी में डीजे पैसा लेगा ना, तो सरकार भी उपकरण देगी तो सेवा का पैसा लेगी, देती ही है, ठीक है। सामान्य सेवाएं, हाँ उपकरण से सेवा तो देते ही हैं, उपकरण की सहायता भी करते हैं, जैसे कभी कभी फ्री में दे देते हैं लोग, याद रखिएगा, कभी कभी फ्री में दे देते हैं। जैसे अमेरिका जो है, कोरोना के समय हम पेपर में पढ़े थे, 100 वेंटिलेटर भेजा था, वो हाँ दे दिया था, 100 वेंटिलेटर दिया था अमेरिका, यूएसए, कोरोना के समय भारत को 100 वेंटिलेटर दिया था, सहायता किया उपकरण की, तो इसको फायदा हो गया ना, तो इसके इनकम वापस तो नहीं करना है, तो इस इनकम में जुड़ेगा। सामान्य सेवाएं, आइए कुछ सेवाएं भी देख लेते हैं। सामान्य सेवाएं, जनरल सेवाएं, अगर सामान्य सेवा की बात करेंगे आप, तो कंपनी में या सरकार की ढेर सारी सेवाएं हैं, जैसे एक है सिंचाई है, सिंचाई की सुविधा, बैंकिंग की सुविधा सरकार देती है ना, ये सारी सुविधाएं सामान्य सेवाओं में शामिल है, चाहे बैंकिंग हो, सिंचाई हो, विद्युत वितरण हो, बिजली घर घर पहुंचाती है ना, बीमा, सामुदायिक सेवा, ये सब। आर्थिक सेवा में, अगला आर्थिक सेवाएं भी इसमें शामिल है, इनसे भी इनकम होता है। हाँ, आर्थिक सेवा में जैसे देखिए, डाक टिकट जो छापती है सरकार, अपने ही छापेगी ना, पैसा लेगी, तो डाक टिकट की छपाई होती है, स्टाम्प की छपाई होती है, तो ये सब जो छपाई हो रही है, ये सेवा दे रही है और उसका पैसा ले लेती है, ये सरकार को इनकम होता है। तो चाहे सामान्य सेवाएं हो, आर्थिक सेवाएं हो, या सामाजिक या सामुदायिक सेवाएं हो। सामाजिक सामुदायिक सेवा का मतलब क्या हुआ, सामाजिक और सामुदायिक सेवा का मतलब क्या हुआ, सामाजिक या सामुदायिक सेवा एवं सामुदायिक। इधर देखिए, स्कूल बनवा रही है, स्कूल में एडमिशन हो रहा है, सामाजिक सेवा दे रही है। सामुदायिक सेवा में जैसे जगह जगह मान लीजिए सस्ते होटल खोल दी, मान लीजिए रहने के लिए 50 रुपये ले रही है, अस्पताल खुलवा दी है ना, अस्पताल, अस्पताल का बेड चार्ज ले रही है, तो सेवा ले रही है लेकिन सस्ता है। या फिर
जगह जगह तो हर शहर में बन गए हैं आपके शौचालय, टॉयलेट, उसकी सेवा ले रही है। अब जितना भी ले तो सेवा ले रही है, सेवा दे रही है और उसका पैसा ले रही है। तो ये आपका जितना अभी हम गिनाए वो राजस्व आय के गैर कर आय में आता है, कर नहीं है, गैर। ठीक है, इतनी इनकम हो गई सरकार की, ये सब इनकम के तरीके हैं। लेकिन एक तरीका अभी बचा है पूंजीगत आय। अभी हम राजस्व आय ही देखे, कर और गैर कर। अब पूंजीगत आय देखिए, पिछला लिस्ट याद आ रहा है आपको? पूंजीगत आय, कैपिटल इनकम याद आ रहा है ना? आइए, पूंजीगत आय ध्यान समझिएगा, यह वह इनकम है, यानी ये वह आय है जिसको रिटर्न करने की सरकार की जिम्मेदारी, वापस करने की सरकार की लायबिलिटी होती है, देयता होती है। वो जो दोनों था, चाहे कर हो या नॉन कर हो, नॉन टैक्स हो, गैर कर, वो वापस करने की जिम्मेदारी ले ली, काहे देगी? नहीं देगी। हाँ, ये उधार लिए समझिए तो देना ही होगा ना। तो पूंजीगत आय में वे आय आते हैं जिनको लौटाने की सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। जैसे 50 साल के लिए उधार लिए हैं तो जिम्मेदारी है, अभी मत सोचिए 50 साल अइबा नहीं करेगा, आएगा। सिंधु घाटी बीत गया सभ्यता, सारी सभ्यता बीत गई, हम लोग आ गए 2025 में, तो वो इधर करेगा कभी। तो जिम्मेदारी होती है, लाइबिलिटी होती है गवर्नमेंट की रिटर्न करने की। आइए, इसमें कौन कौन इनकम है, जैसे देखिए, जितना उधारी ली, उधारी मतलब ऋण, क्या है? ऋण। जो ऋण प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है? मतलब अच्छा, कभी सोचिए आप, हम आपको बताएंगे, थोड़ा सोचिएगा जब घाटा पढ़ाएंगे, डेफिसिट बजट घाटा, तो आप बताएंगे कि सरकार पहले ना सोच लेती है अपने दिमाग में कि क्या क्या हमें खर्च करना है। तो खर्च करने से पहले वो देख लेती कितना पैसा आ रहा है। ऐसा थोड़ी कि आ रहा है 1 लाख खर्च करेंगे 1 अरब 1 करोड़, ऐसा होता है नहीं। तो देख लेती हमारा कितना लगभग बजट आ रहा है। तो राजस्व इनकम से ही पूरा इनकम होता है सरकार को, ध्यान रखिएगा पीछे जो पढ़ाए। लेकिन अगर वो देखती है कि हम इतना खर्च बढ़ा के कर दे रहे हैं तो फिर मतलब पैसा फिर कहाँ से जुटाएंगे, तो उसके दिमाग में आता है कि कुछ उधार ले लेंगे तो हो जाए। तो ये एक्स्ट्रा खर्च है, समझिए, उसी जो खर्च एक्स्ट्रा की है, इनकम से ज्यादा कर दी है, उसी को लेने के लिए ये उधारी की व्यवस्था करती है कि नहीं? आप ही सोचिए, आप सोच रहे हैं कि हम 1 लाख इनकम हो रहा है तो चलिए 1 लाख खर्च करेंगे या 90,000 करेंगे तो बच जाएगा पैसा। लेकिन आप मूड बना लेंगे 1.5 लाख करेंगे, 50,000 किसी से उधार ले लेंगे। बात समझिए बात को। वही हाल सरकार का। सरकार कभी भी बजट शून्य बजट नहीं प्रस्तुत करती, जीरो बेस बजट नहीं प्रस्तुत, हमेशा डेफिसिट बजट प्रस्तुत करती, घाटे का बजट। मतलब 100 रुपए आता है, 125 रुपए खर्च करते हैं, उधार लेके फिर भरे। आइए देखिए, उधारी ऋण, अभी हम घाटा पढ़ाएंगे, वहां डिटेल में चलेंगे। पहले यहाँ समझ लीजिए पूरा पैसा आता कहाँ से, जाता कहाँ है, पहले देखिए। तो जितनी भी ऋण प्राप्त हुए, उधार लिए, जितनी भी उधार ली, और उधार किससे किससे लेते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। 2 ही लोग हैं जो उधार इसको देते हैं, एक घर में के लोग, यानी भारत सरकार को भारत के अंदर के लोग ऋण देंगे तो उसे कहेंगे घरेलू ऋण, डोमेस्टिक डेट। और एक है जो बाहर के लोग ऋण देंगे तो उसे कहेंगे विदेशी ऋण या बाह्य ऋण, कहेंगे ना।
विदेशी ऋण या बाह्य ऋण, नॉन डोमेस्टिक डेट। ऐसे समझिए जैसे भारत है इतना बड़ा है ना, हाँ इतना बड़ा है, तो इसमें मान लीजिए ये घर के अंदर ली, तो घर के अंदर कैसे लेती है, इसका जिम्मेदारी तो आरबीआई लिया है। भारत सरकार की तरफ से सारा काम कौन करता है, भारत सरकार नहीं, मोदी जी नहीं आएंगे थोड़ा सा हमें उधार देता ना, कौन आएगा, आरबीआई। आरबीआई भी नहीं है, वो बहुत दिमाग लगा, वो बैंक को सौंप देगा। अब बैंक में जब आएंगे तो वहां लिखा रहेगा कि देखिए ये आया है हमारा ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल का होता है, हम समझाएंगे ट्रेजरी बिल। अच्छा, किसान विकास पत्र, सही आ गया, इसमें पैसा लगाने बड़ा पैसा मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो आप ये सरकार उधार लेती है, ये पत्र जारी करती है, डिबेंचर भी जारी करती है, ऋण पत्र जारी करती है, होते क्या सब डिटेल में पढ़ाएंगे। उधार के लिए प्रोफार्मा होता है, ऋण पत्र जो होता है, डिबेंचर को हिंदी में ऋण पत्र बोलते हैं, डेट लेटर। ये एक पत्र होता है, कागज पे लिखा रहे, जैसे कागज लिए हैं उसी पे लिखा रहेगा कि हम आपको 3 महीने बाद 1500 रुपए देंगे। ये बेच कितने का रहा है, 1200, तो आप 1200 में ले लीजिए, 3 महीने बाद जब वापस करेंगी, गारंटी लिया है देगा 1500, यही है, ऐसे ही दिया लिया जाता है, बताइए। अभी नहीं चले जाइए बैंक, अब पढ़ा दिए ना, चले गए पैसा लगा। आइए देखिए, तो ट्रेजरी बिल हुआ या डिबेंचर, ऋण पत्र, इन सब के माध्यम से भारत सरकार भारत के अंदर से ऋण लेती है, कर्ज। इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे आरबीआई वाले में, या यहीं पे जरूरत पड़ जाएगी तो यहीं पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे जुटाती है। तो ये घर के अंदर ऋण ले ली। अब बाहर कैसे लेती है, बाहर के लिए भी कई तरह के पत्र जारी होते हैं, विदेशों से भी ऋण लेती है। और आपको बता दें, विदेशी ढेर सारी संस्थाएं हैं जो ऋण देती है, सरकार भी ऋण देती है, जो अभी देखिए देखिए गए ही ना अभी बेचारे, या फिर और भी लोग दिए, आईएमएफ देती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक देती है, एडीबी देती है, और अन्य विदेशी व्यक्ति भी दे सकता है, ऐसा नहीं है, जिसके पास पैसा है वो दे सकता है। और कुछ कुछ प्रतिभूतियां जैसे शेयर मार्केट होते हैं ना, कैपिटल मार्केट, उसके माध्यम से भी ये लोग ले लेते हैं, उगाही करते हैं विदेशों से। हालांकि भारत सरकार अभी नहीं की है, लेकिन करने वाली है, 2019 से प्रस्ताव है, देखिए कब करेगी। तो ऐसे इनको ऋण मिलता रहता है। तो देखिए 2 तरह के ऋण हुए, समझ में आया, या तो देश के अंदर से मिल जाए या बाहर से लोग दे दें। अब यहीं पे एक आता है निवल घरेलू ऋण, ध्यान समझिएगा, इसी में एक टर्म आएगा निवल घरेलू ऋण या निवल विदेशी ऋण, यानी नेट डोमेस्टिक डेट, निवल घरेलू ऋण, ये क्या होता है, ध्यान समझिएगा, ये टर्म काम देगा, नेट डोमेस्टिक डेट। और निवल विदेशी ऋण एक शब्द आता है, यानी नेट, निवल मतलब शुद्ध, विदेशी ऋण नेट फॉरेन डेट। आइए देखिए, जब उधार लिए सरकार, जिस साल भारत के अंदर उधार लेती है तो पूरा घरेलू ऋण कहलाता है, पूरा। लेकिन जितना ऋण ली अब तो इस साल नहीं न देगी, देगी तो अगले 3, लेकिन इस साल जितना ब्याज उसको देना पड़ा 1 साल का, इस साल वो माइनस कर देंगे। क्योंकि आप ही सोचिए, हमें पैसा मिला 1 लाख और 5000 तो तुरंत ले ली इसी साल का ब्याज, तो रियल में मिला कितना, 95,000 ना, 5000 तो ब्याज चला गया इसी साल। सोचिए, आप खुद सोचिए, तो 95,000 नेट में मिला ना, 5000 तो चला ही गया ब्याज में। तो जो पैसा पूरा उधार मिलता है गवर्नमेंट को भारत के अंदर से, उसमें से इस वर्ष, इसी साल, दिस ईयर, जो ब्याज के रूप में वापस देना पड़ जाता है, इसी साल ब्याज देना पड़ जाता है, उसको माइनस कर देंगे। यानी जो ऋण मिला घरेलू, क्या मिला, डोमेस्टिक डेट में क्या करेंगे, डोमेस्टिक ऋण में हम लोग क्या करेंगे,
माइनस कर देंगे क्या, ब्याज। कौन सा ब्याज, इस वर्ष जो हम लोग, तो क्या निकल के आएगा, नेट डोमेस्टिक डेट, यानी घरेलू, शुद्ध घरेलू ऋण, निवल घरेलू। ब्याज घटा देंगे इस साल। आप खुद सोचिए कि हम तो उधार ले रहे हैं 1,00,000 रुपए, आप ही कहीं गए उधार लेने, इसी से अब ये ब्याज दे देना पड़ा, तो रियल में उधार मिला कितना, कहाँ 1,00,000 मिला, 95,000 मिला ना, तो है वही शुद्ध। ऐसे ही विदेशी भी निकाल लेंगे, जितना पूरा विदेशी ऋण मिला उसमें से इस साल जो ब्याज देना पड़ा उसको माइनस कर देंगे। आ रहा है समझ में ना। तो जब ब्याज घटा देंगे तो निवल नेट फॉरेन डेट निकल के आ जाएगा। नहीं है समझ में। भारत सरकार को विदेश से जितना ऋण मिला, मान लीजिए IMF ने दिया कर्ज, कितना दिया, 2 लाख, कितना दिया, 2 लाख कर्ज दिया, ठीक। लेकिन कर्ज दिया तो ब्याज नहीं लेगा क्या, लेगा ना, इंटरेस्ट लेगा ना हर साल। इसी साल जो इंटरेस्ट देना पड़ गया वो माइनस कर दीजिए ना भाई। हम जो उधार ले रहे हैं वो तो बाद में चुकाएंगे, बात सही है, लेकिन ब्याज भी तो चुकाना पड़ेगा। लेकिन इसी साल जो हमें ब्याज चुकाना पड़ गया, अब ये उधार लिए अभी चुकाना है, तो माइनस कर दीजिए इतना। मान लेते हैं इसमें 20,000 ब्याज देना पड़ गया, तो कितना बचा, 1,80,000 ही। तो रियल में इतने पैसा हम यूज कर पाएंगे ना इस साल, आप खुद बताइए। हमारे यहाँ एक लोग हैं, बैंक से पैसा लिए, हम आपको बता दें, ब्याज तो छोड़िए, ब्याज अभी बाद में दिया जाएगा। उनको 50,000 निकलवाया, और वो जैसे 50,000 निकलवाया ना, जैसे पैसा निकला 50,000 दन से 5,000 ले लिया। कहा 10,000 लिया था, 10,000 ले लिया, कहा कि जो हम सोच लगवाए। अब बताइए, तो रियल में उसको मिला कितना, अभी ब्याज और देगा, यानी 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 समझिए 60,000 कुल देना पड़ेगा उसे, 50,000 ही, 10,000 ब्याज, मिला कितना, 10,000 तो सोर्स लगवाई ले लिया। आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि हम लेने तो गए थे 50,000, ऐसा कोई नियम है नहीं, हमारे यहाँ चलता है, भ्रष्टाचार चरम पे है। आइए, तो ये आ गया निवल। निवल में करेंगे क्या, जितना उधार लिए उसमें से उस साल जो ब्याज देते हैं उसको घटा देंगे तो नेट निकल के आ जाएगा ना, नेट डेट निकल के आ जाएगा, नेट रिव्यू, ठीक है। हाँ, ऋण वापसी आई, ये देखिए थोड़ा सुनिए। अभी हम आपको एक समय था वो दौर याद करिए, 15 मिनट पहले वाला, जब हम पढ़ा रहे थे आपको और कह रहे थे कि ब्याज जो वापस मिला है, कभी हम उधार दिए थे तो ब्याज नहीं मिलेगा, तो जो ब्याज मिला है वो राजस्व में चला गया था, यानी गैर कर आय में। लेकिन ऋण जो वापस मिल गया, हम जो ऋण दिए थे, ये बताए, हम जो ऋण दिए कहा मिलेगा नहीं कभी, तो जो इस साल मिला, कभी दिए रहे होंगे पिछले साल, जो इस साल ऋण मिलेगा उसे ऋण वापसी में रखेंगे, डेट रिटर्न, क्या हो जाएगा, डेट रिटर्न, और ये इसमें ऐड हो जाएगा, उसकी इनकम हो गई ना, लेकिन ये पूंजीगत आय में आया समझ में। लोक लेखा प्राप्तियां, हाँ ये देखिए बहुत जरूरी है, लोक लेखा प्राप्तियां, पब्लिक अकाउंट रिसिप्ट, लोक लेखा प्राप्तियां। आपको एक जमाना था, हम कभी पढ़ा रहे थे कि अनुच्छेद 200 और 267 से पाला पड़ा था, इसमें 1 और 2 था, तो 266 1 में हम बताए थे आपको कि कंसोलिडेटेड फंड है, पूरा पैसा यहाँ से इनकम टैक्स जमा किए जाके वहीं अटक गया, और ये जो है लोक खाता है, पब्लिक अकाउंट, आकस्मिक वाला इसमें है कंटीजेंट फंड, आकस्मिक वाला इसमें है कंटीजेंट फंड, बताए थे ना कि
अभी पारित होने में, बिल पारित होने में टाइम लगता है, तब तक तुरंत पैसे की जरूरत होती थी, इसमें से निकाल ले। तो लोक खाता याद आया, क्या था बताए थे कि हम जनता का पैसा है, पब्लिक अकाउंट क्या है, जनता का पैसा है। 266 2 में है आर्टिकल, अनुच्छेद संविधान के, और इसमें सारा पैसा, ध्यान दीजिए, ये जो इसमें जो पैसा जाता है उसका देख रेख कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति किसको बैठा है, अपने थोड़ी बैठेगा, खलिहर है क्या, नहीं, राष्ट्रपति भी कहाँ करता है, सरकार देखती है। कौन देखता है, सरकार। और सरकार किसको बैठा है, वित्त सचिव को, किसको बैठा दिए, वित्त सचिव को हल्के मत लीजिए। हाँ, आपसे जो भविष्य निधि है, याद आ रहा है, प्रोविडेंट फंड हम बताए थे कि आप नौकरी जब करते हैं, सर्विस देते हैं, तो आपके जो मंथली सैलरी है, उस सैलरी में से 100 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए हर महीने कटता जाता है। आपको आइडिया नहीं रहता है, आपको लगता है उतना ही वेतन है हमारा, और वही कट के पैसा इसी में जमा होता है। कहाँ, यहाँ, यहाँ चला जाता है पब्लिक अकाउंट में, और यही जमा होता रहता है। और एक दिन जब आप 60 साल बाद रिटायर होते हैं, तो इकट्ठे एक झोरा पैसा मिलता है, जिसमें मार रही है नोट, है ना, गड्डी वाला नोट है 500 वाला, और एक झोला दे दिया। अब फिर हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा पेंशन देगा। अभी झोलवा या तो वही समय निकालिए या बाद में निकालिए, आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो ये दोनों पैसा जो मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है, आपका कटा था, लिया था, यानी ये आपका पैसा लिया, जो लोक खाता होता है वहां बताए थे, फिर से सुन लीजिए, ये आपका पैसा लिया, आपकी तरफ से सरकार ये रखी रही पकड़ के, और आप ही को फिर लौटा दी। ये सिर्फ ट्रस्ट के रूप में आपको रखी रही। जैसे गांव में आप कहते हैं घंटे 2 घंटे के लिए कि हमारे मोबाइलिया देखल कर हम आवत थी, तो वैसे ही है, इनका पैसवा देख रही है 30 साल से 30 साल बाद, 40 साल बाद इनको दे रही, समझ रहे हैं, वही जुड़ जाती। तो यही पीएफ है, प्रोविडेंट फंड है। किसान विकास पत्र या किसान बचत पत्र जो आता है ना, या इंदिरा विकास पत्र आता है, इंदिरा विकास पत्र, वो भी जारी होता है, तो उसके माध्यम से सरकार पैसा जुटाती है, इसी में भर देती है, और उसमें लिखा रहता है कि ऐसे ऐसे करके आप पैसे देते रहिए और आपको एक दिन मिलेगा। जितने भी सामाजिक सुरक्षा के लिए चल रहा है इस समय, जैसे इस समय अटल पेंशन योजना चल रहा है ना, अटल पेंशन योजना और ढेर सारी योजनाएं चल रही है, उसमें है ना कि इतने साल तक आप जमा करिए, फिर रिटायर होने पे इतना मिलेगा, तो वो सब यही है, इसी में जाता है। अब तो वैसे भी लोगों के लिए, ये तो प्रोविडेंट फंड तो सर्विस वाले लोगों के लिए था, लेकिन अब तो जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चल रही हैं, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, वो पैसा ये ले लेती है, नहीं, पैसा इसी में जाता है, आपको बाद में मिलता है। अरे वो कंपनी नहीं, ये सरकार की योजना है, सरकार नहीं भागेगी, आदमी भाग जाएगा। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये लोक लेखा जो प्राप्तियां हैं जितनी, इसमें प्रोविडेंट फंड वाला जितना पेंशन वाला है वो आ जाता है, इसके अलावा इसमें इंदिरा विकास पत्र के माध्यम से जो पैसा जीता है वो आ जाता है, सारा पैसा इसमें पड़े रहेगा, आप ही को मिलेगा। तो ये सरकार की क्या है, इनकम हुई ना, अभी नहीं देगी, रख ली, यूज करेगी, बाद में देगी। ये थोड़ी उतना पैसा रख के वेट करती रहेगी, आप उसको पता है इतने साल बाद आपको चाहिए ना, 20 साल बाद, 30 साल बाद ना, पैसा यूज होता रहेगा, आपके समय पे आपको मिल जाएगा, तो इनकम होगी ना उसकी। लेकिन ये इनकम किस में ऐड होगी, पूंजीगत प्राप्ति में, है ना, इसमें आएगी लोक लेखा प्राप्ति यानी पूंजीगत। ठीक है, इसके बाद सार्वजनिक व्यय आइए। तो हाँ, जितना इनकम था हम पढ़ा दिए सरकार, कहिए तो रिपीट कर दे। इनकम, देखिए आपको याद होगा, इनकम सारा कर पढ़ा है, उसके बाद हम गैर कर आय शुरू किए, गैर कर आय में ध्यान दीजिए इधर फटाफट, नॉन टैक्स इनकम में देखिए शुल्क था, लाभ था, ये सब किसमें था, राजस्व वाले में था। देखिए पीछे याद आ रहा है, ये सब किसमें था, देखिए ये देखिए राजस्व वाले में है ना, ये सब इधर देखिए,
इसमें कर वाला गैर कर वाला था। अब पूंजीगत वाला जो अभी अभी छोड़े हैं, ऋण वापसी, उधार जो मिला। अब यहीं पे आपको एक पॉइंट बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो ब्याज वापस मिला है, ब्याज, वो इसमें आएगा, गैर करा। और ऋण जो दिए थे, हाँ ऋण लिए हैं किसी से उधार। देखिए ऋण दो तरीके का होता है, एक हमें जरूरत है तो लेने पहुंच गए, तो वो तो हमारे पास पैसा आ गया, वो भी पूंजीगत आय में। और कभी दिए थे, वो भी रिटर्न हो गया, वापस मिल गया, उधार, वो भी इसी में। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? अभी देखिए दिखा दिखा देखिए इसमें जो उधारी मिली, अभी उधार लिए, कर्जा लिए, है ना, और क्या, जो ऋण वापस मिला, दोनों है ना। अब ब्याज किसमें था? देखिए ब्याज आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये है किसमें? ये है किसमें? गैर कर आय में है। शुल्क है, लाभ लाभांश है, जुर्माना है, और क्या है इसमें? अनुदान है जो मिला, ब्याज। देखिए ब्याज, याद रखिएगा, ब्याज राजस्व आय में, ब्याज। लेकिन उधार, जबकि ब्याज उधार ही से मिलता है, उधार चाहे हम ले या जो दिए थे वापस मिल जाए, वो पूंजीगत आय। ये एकदम विधिवत ध्यान रखिएगा, तब आपको आसानी से व्यय समझ में आ जाएगा। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय पढ़ेंगे। और इसमें भी उसी तरह बंटवारा है, टोटल राजस्व व्यय, बस बोल के छोड़ दे रहे हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत, बस। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें भी फिर बंटवारा करेंगे। ठीक, बाकी कल। हाँ, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर होता है, हमें ऑक्सीजन उसमें भरा रहता है, वो देता है। वेंटिलेटर आपको ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, आपको ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराती मशीन होती है। जैसे मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, उसके बॉडी में सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको ऑक्सीजन दिलाया जाता है, वो वेंटिलेटर है। ठीक है, छोड़ देना।